अच्छा किया। तो रैट गुस्सा। तो सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है आपको घर में? रैट पे भाई। मतलब अब यहाँ पर आपका काम करेगी आप अपने माइंड को कितना यूज करते हो। मैं कई मर्तबा कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आपके माइंड में, आपका माइंड एक सुपर पावर मशीन है, सुपर पावर मशीन है। आप उसको यूज करें और एक तसव्वुर करें, एक इमेजिनेशन बनाएं कि आप ऐसे घर में रहते हैं। यकीनन चूहे सबके घर में होंगे थोड़े बहुत, या कभी होते होंगे, खत्म हो जाते होंगे। ठीक है। तो आप एक ऐसा तसव्वुर करें कि हमारे घर में बहुत सारे चूहे हैं। इवन आप इमेजिनेशन में लाएं, तो आप अपने घर में अपनी आंखें बंद करें और आप जिस बेड पे बैठ के या चारपाई पे बैठ के, आप चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप तसव्वुर कर सकते हो कि मेरे आसपास 100-200 चूहे हैं जो मेरी किताबों को भी खा रहे हैं। जब आप ध्यान से समझना इस बात को, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। इधर आपने एक थॉट बनाई, एक इमेजिनेशन क्रिएट की, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन। इधर आपको तैयार हो गया, वर्ड का मीनिंग आपको तैयार हो गया, एक ऐसे तरीके से तैयार हो गया जो कभी नहीं भूलेगा। और आपकी पूरी अटेंशन आपकी बुक पे आ गई, क्योंकि आपने अपने माइंड को यूज करना शुरू कर दिया। रैथ। तो कितना गुस्सा आएगा कि इतनी मेहनत से नोट्स बनाए हैं, इतनी मेहनत से नोट्स बनाए हैं और वो चूहा खा रहा है उन नोट्स को। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? एंगर। अब कर लेते हैं इसका मीनिंग डिलाइट से। करें जी। जब आप बहुत खुश होते हो, एक तरफ है बहुत ज्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर, एक तरफ है हैप्पीनेस, डिलाइट। जब आप खुश होते हो तो क्या ख्याल है आपका? क्या आपके चारों तरफ लाइट नहीं जल जाती? लाइटनिंग नहीं हो जाती? डे लाइट बन जाती है, यानी कि इतनी रोशनी है कि अगर अंधेरा भी होगा तो हर तरफ रोशनी ही नजर आएगी। आप खुश खुश फील करोगे, चाहे आपके साथ कोई गलत भी हो रहा हो, कोई कुछ कह भी देगा, चल यार आज कोई बात नहीं, आज मैं बड़ा खुश हूं। आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज ही फेल्ट डिलाइट। खुशी महसूस की इंस्टेड ऑफ रैथ। आगे चलें। सिनोनिम ऑफ, एंटोनिम ऑफ फिकल। फिकल का एंटोनिम बताएं जी। फिकल का मतलब जो एक जगह ठहरे ना। चेंजिंग। चेंजिंग है। लामा इकबाल ने कहा था ना कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में। इंग्लिश में एक कहावत है कि ओनली चेंज इज परमानेंट। सिर्फ चेंज ही है जो परमानेंट है। तो ये चेंजिंग इजीली, फिकल, जो लहरा रहा है, जो एक जगह ठहरता नहीं है, ठीक है, उसको हम फिकल कहते हैं। इसका एंटोनिम बनेगा स्टेड फास्ट। बताएं जी किस तरह से बनेगा एंटोनिम? मीनिंग याद कैसे करेंगे फिकल का? इस फिकल के माइनिंग निकल। चेंजिंग से जी। फिकल को निकल भी तो कह सकते हैं ना, चल निकल। नहीं, निकल की जगह अगर हम कहें फिकल व्हीकल। ये व्हीकल है जो चलती रहेगी, तो चलती रहती है ना, व्हीकल उसी को कहते हैं जो चलती रहती है। हाँ, निकल, निकल इस तरह से कहेंगे। अगर आपको कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो फिकल है, जो चेंजिंग है, लॉयल नहीं है, तो उसको तो आप कहोगे ना, चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। ठीक है। इसके मीनिंग में आता है ये, देखो इसका जो ऑपोजिट है उसका मतलब लॉयल। ये लॉयल नहीं है, ये फिकल शख्स को भी कहते हैं, जो आपके साथ लॉयल नहीं होता, उसको भी आप क्या कहोगे? निकल। यस। हाँ बिल्कुल ऐसे। स्टेड फास्ट। स्टेड का मतलब होता है होल्डिंग। स्टेड का मतलब होता है होल्डिंग रखना। स्टेड फास्ट मतलब मजबूती से होल्ड रखना। तो इसका ये मतलब है, जो लॉयल है, जो फिर्म है, जिसकी बुनियादें मजबूत हैं, वो अपनी बुनियादों से हिलता नहीं है। जहां पर एक फिक्स हो गया मतलब वो फिक्स हो गया। अ गुड फ्रेंड इज अ स्टेड फास्ट, नॉट फिकल। वो इधर उधर नहीं भागता, वो आपका ही दोस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ सर्टोरियल? सर्टोरियल का एंटोनिम क्या है जी? होम्स स्पन। सर्टोरियल मीन होम्स स्पन। सर्टोरियल मतलब
कोई नया फैशनेबल, या सिला हुआ, सिला सिलाया जो हम मार्केट से लेते हैं, कोई कपड़े जो सिले हुए होते हैं ऑलरेडी, स्टिच्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं सर्टोरियल। उसका एंटोनिम बनता है होमस्पन, यानी कि घर का बना हुआ। ठीक है, सर्टोरियल जो सिंपल होते हैं सूट उनको भी सर्टो होमस्पन कहते हैं, और सर्टोरियल कहते हैं स्टाइलिश फैशनेबल सूट को। ही प्रेफर्स होमस्पन क्लॉथिंग ओवर सर्टोरियल फैशन। सेंटेंस बनाएं। जब आप देख रहे हैं, आप कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, उसका नया मीनिंग लेकर आ रहे हैं, याद रखें एक चीज, आप लोगों को बार बार मैं समझाता रहूंगा। एक स्टूडेंट वो है जो डेली 1000 MCQs तैयार रिवाइज करता है, देखता है। और एक आप हो जो सिर्फ 200 300 वर्ड मीनिंग, सॉरी सिनोनिम या एमसीक्यूज देख लेता है। लेकिन आपको वो इतने जबरदस्त तैयार हैं, इतने जबरदस्त तैयार हैं कि अगर आपको कोई कहे कि जुबानी मुझे लिख के दिखाओ, तो आप ने जो सारा दिन में 300 पढ़े हैं, आप उसमें से 100 150 एटलीस्ट जुबानी लिख सकते हो। ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। तो मैं ये समझता हूं कि उस 1000 वाले से आपके 300 बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। ज्यादा का क्या करना है अगर तैयार ही ना हो तो। वो 300 तैयार किए हैं, उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से किए हैं। तो इन पे ठहर ठहर के अच्छे से तैयार करो। ऐसे भाग भाग के आपने 1000 MCQ कुछ पढ़ लिया, अगले दिन भूल जाते हैं, वो फायदा क्या है उसका। नेक्स्ट है जी एंटोनिम ऑफ एक्सोनिरेट। एक्सोनिरेट मतलब बरी जिम्मा। ठीक है, एक्सोनिरेट, एग्जिट भी आता है इसमें, एग्जिट। ठीक है, एग्जिट कर दिया गया है, उसको बरी जिम्मा कर दिया गया है। एक्सोनिरेट जी बनाएं, किस तरह से बरी जिम्मा कर दिया है, किस तरह से उसको फ्री कर दिया है, आजाद किस तरह से कर दिया है। यहाँ पे रेट आता है, रेट कीमत। एग्जिट रेट यानी कि उसके कुछ पैसे लगाए कि पैसे दो और एग्जिट हो जाओ, यानी कि बरी जिम्मा हो जाओ। कैसे? खास अब रेट ना बनाना, यहाँ पे रेट बना लें। पैसे लगाए, रिश्वत दी, और बरी जिम्मा हो गया, सारे इल्जाम खत्म हो गए। हमारी सोसाइटी में ये तो चलता है। बात बनती है कि नहीं, या कोई और है आपके जहन में? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। सर ठीक है यही। चलो ठीक है तो फिर एक्यूज। एक्यूज मतलब जिस पे इल्जाम लगा हो। ठीक है, जिस पे इल्जाम लगा है। अब आते हैं prepositions। prepositions क्या हम वैसे कर लेंगे, ठीक है, इसके हम एसोसिएशन फिर कभी बनाएंगे। ठीक है, ये prepositional phrases आती हैं ज्यादातर। वैसे आपको मैं करवाऊंगा जब इंग्लिश का होगा, तो उसमें preposition जो फिक्स्ड है वो करवाऊंगा। योर एब्सेंस वॉज फेटाल टू। अब इसका तरीकाकार वैसे ये होता है सर प्रेपोजिशन तो फिक्स होती है ना। जी। प्रेपोजिशन फिक्स होती है ना। हाँ, preposition फिक्स होती है, ये फिक्स होती हैं, लेकिन अब इसको भी तो तैयार तो करना है ना किसी तरह, फिर ये भूल जाए तो। बहरहाल इसमें मीनिंग्स देखें, इसमें फेटाल टू, फेटाल टू का मतलब क्या है? समथिंग कॉज फेलियर और सीरियस डैमेज। देखें, वो फिक्स होती हैं, लेकिन मीनिंग इतना अजीबो गरीब बन जाता है, बाजू का बंदा हैरान होता है कि यार अच्छा इसका ये मतलब है। एब्सेंस वाज फेटाल टू आवर प्लान्स। फेटाल टू मतलब सीरियस डैमेज करने वाला, जो बहुत नुकसानदेह हो, उसको कहते हैं फेटाल टू। योर एब्सेंस वॉज फेटाल टू आवर प्लान्स, हमारे प्लान्स के लिए नुकसानदेह है। अब फेटाल का मतलब आपको एटलीस्ट आता हो, ये भी इसका मतलब सेम ही है। फेटाल का मतलब नुकसानदेह, डैमेजेबल। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो मे बी आपके नेटवर्क का इशू होगा।
हिज मिस्टेक वॉज फेटल टू द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह, सीरियस डैमेज करता है। अब इसको ध्यान से देखें। अब यहां पर शर्त है कि आपको फेटाल का मतलब आता हो। फेटाल का मतलब ही क्या है? डैमेज, नुकसानदेह। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए मीनिंग याद करना अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि मीनिंग हमें आता है फेटाल का। बाजूकात क्या होता है कि मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है preposition के लगने से, फिर कोई और तरीका कार होगा, लेकिन अभी फेटाल का मतलब सेम ही है। हमें ये याद रखना है कि फेटाल के साथ टू आता है, ऑन नहीं आता, ठीक है, इन नहीं आता, ये नहीं आता। टू के साथ फेटाल को जोड़ दें। जब इसकी कोई शेप बनानी होगी तो टू मतलब ये दो वाला टू बनाए, फेटाल टू। फेटाल के साथ टू कैसे जुड़ेगा? ध्यान से समझना बात को। फेटाल का मतलब क्या है? डैमेज, तबाही, नुकसान। जब आपके ऊपर तबाही होती है, जब आप पे ऊपर बुरा वक्त आता है, नुकसान आता है, डैमेज आता है, तो उस वक्त क्या सिर्फ आपका माली नुकसान होता है? नहीं, आपके दो नुकसान होते हैं। टू, पेटाल के साथ टू आता है, दो नुकसान होते हैं। एक तो आपके ऊपर आपका माली नुकसान हुआ, दूसरा क्या, आपके रिश्तेदार भी आपको छोड़ जाते हैं, आपके दोस्त भी आपको छोड़ जाते हैं। तो इस तरह ये फेटाल के साथ टू आता है, क्योंकि दो डैमेज हो रहे हैं ये। एक जब आप पे बुरा वक्त आया, और दूसरा वो जो बुरा वक्त में दोस्त भी छोड़ जाते हैं, साथी छोड़ जाते हैं। हाँ भाई, कमाल लाइंस। है ना बात मजेदार? यस। लाइंस कमाल हैं। आपको लाइंस तो कमाल है ही। ये भी तरीका है prepositions तैयार करने का। कभी कभी सोचा है कि बस ये फेटाल टू फेटाल टू फेटाल टू रट्टे ही लगाने हैं? क्या कभी सोचा है कि इस तरह से भी तैयार हो सकती है? ऐसे भी तैयार होती हैं। ठीक है, जहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली मर्तबा क्लास ले रहे हैं, मे बी ये पहले इनरोल्ड ही हों। कोई है स्टूडेंट यहाँ पे जो अब फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है, मतलब हमारे पास इनरोल्ड ना हो, वैसे क्लास ले रहा हो? जी जी, फर्स्ट टाइम ले रहे उस्मान फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, चलो ठीक है। तो बात यह है कि देखो, डेटा आपको हर जगह से मिल जाता है, डेटा की तो कमी नहीं है। आप बुक से मीनिंग्स वर्ड निकाल लेते हो, आप टेस्ट पॉइंट से निकाल लो, पाक एमसीक्यू से निकाल लो, पास्ट पेपर की बुक्स हैं वो, बेहतरीन और बुक्स हैं। असल असल बात यह है कि टीचर आपको क्या दे रहा है? टीचर आपको पढ़ने का तरीका सिखा रहा है, टीचर आपको लर्निंग का, मेमोराइजेशन का तरीका बता रहा है। वो आपको बुक्स में नहीं मिलता। हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, हर टीचर का। वो टीचर चाहे जो भी टीचर है, सब तमाम टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आपने टीचर से क्या सीखना है, क्लास से क्या सीखना है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और स्टडी करने का तरीका जस्ट। और आपको क्वालिफाई नहीं करवा सकता ना टीचर ना बुक, आपकी मेहनत ही क्वालिफाई करा सकती है, दुआएं क्वालिफाई करा सकती है। टीचर डायरेक्शन दे देता है। नेक्स्ट है जी, ही इज ब्लाइंड टू डैश रीजन। ब्लाइंड टू मतलब अनएबल टू अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट रीजन, वो जो चीजों को समझ ना सके, ब्लाइंड टू। अब ब्लाइंड के साथ डिफरेंट है, ब्लाइंड इन भी होता है, ठीक है, लेकिन हमने ब्लाइंड टू तैयार करना है फिलहाल, ठीक है। ब्लाइंड टू रीजन यानी कि इज ब्लाइंड टू रीजन, अनेबल टू अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट रीजन, जो चीज को समझ ना सके तो वो ब्लाइंड टू हो जाता है। यानी कि जो ऐसा नाबीना शख्स है जिसके सामने पूरा वाक्य रख दिया जाए, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि इसकी कॉज क्या है। इज ब्लाइंड टू इज मिस्टेक्स, वो अपनी मिस्टेक्स की वजह को समझ ही नहीं पा रहा, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा। तो सिंपल सी बात है जी, ब्लाइंड टू को
मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ जोड़ दो, अनएबल टू अंडरस्टैंड के साथ जोड़ दो, ना समझी के साथ जोड़ दो। अब ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा, नाबीना। ब्लाइंड टू का मतलब क्या है? ना समझ, जिसको समझ नहीं आ रही। दोनों के मीनिंग में चेंज है ना। तो आप कैसे तैयार करेंगे? टू, यस। ये टू, ये टू, ब्लाइंड टू, यानी कि ब्लाइंड टू, ये एक ऐसा शख्स है। एक आंखों का अंधा होता है ना, आंखों का अंधा, वो तो एक एक तरह से अंधा है। लेकिन जो दिमाग का अंधा होता है वो डबल अंधा है। वो दो तरह का, वो डबल, उसकी जो आंख का अंधा वो तो बड़ा जहीन होता है, लेकिन जो दिमाग का अंधा है वो उसकी डबल ब्लाइंडनेस है, वो डबल ब्लाइंडनेस है। ये जो ब्लाइंड टू है ना, एक्चुअल में ये दिमाग का अंधा है, और दिमाग का अंधा डबल ब्लाइंड होता है। उसकी आंखें हैं भी, लेकिन दिमाग चूंकि उसका काम नहीं करता, तो हम कहेंगे डबल अंधा है ये उस आंखों वाले की निस्बत भी बेवकूफ है। आंखों वाला फिर भी समझदार होता है, लेकिन जो ब्लाइंड टू होता है ना, वो तो डबल अंधा है। इसकी आंखें भी हैं, वो फिर भी नहीं समझ सकता। अनएबल टू अंडरस्टैंड। सक्सेस कंसिस्ट इन, सक्सेस कंसिस्ट इन हार्ड वर्क। कंसिस्ट इन मतलब बेस्ड, किसी चीज पे बेस करना। अब कंसिस्ट का मतलब सेम ही है, मुश्तमिल होना, पता है आपको। तो हमने क्या करना है? सिंपल, कंसिस्ट के साथ इन जोड़ना है। भाई कंसिस्ट के साथ इन आता है, ऑन नहीं आता, टू नहीं आता जी। इन का कैसे बनाओगे? अब इन को कंसिस्ट के साथ जोड़ना है। सोचें, जरूरत है, बस आगे चलते हैं। जरूरत है, और समझ नहीं आई इनके साथ कैसे जोड़ना है। कंसिस्ट इन यानी कि बेस्ड ऑन, थोड़ा सा मुश्किल है। हम्म। कंसिस्ट में सिस आ रहा है, सिस। बेस्ड की बात है, जब देखो, सर जो विद इन की बात हो ना, आप अंदर की बात हो तो फिर आप इन लगाना है। ऑन हो तो फिर ऊपर सरफेस के ऊपर होता है ना। ये हार्डवर्क आपके अंदर है, विद इन योर सेल्फ, तो इसलिए फिर वो इन आता एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि वो इन जो है वो इनसाइड की तरफ इशारा करता है कि क्लोज है। ठीक है, जो बेसिस होती हैं वो छुपी होती हैं, एक्सप्रेस कुछ और होता है। जो बेसिस होती हैं वो छुपी होती हैं। ठीक है, इसीलिए इन जो है वो, कोई चीज इनसाइड हो तभी तो इन आता है ना। इनसाइड हो, जो इनसाइड होता है वही तो बेसिस होती हैं। जो बेसिस होती हैं वो सामने नजर नहीं आ रही होती, इसलिए वो कंसिस्ट इन है, यानी कि वो अंदर छुपी हुई हैं, जो अंदर बेस्ड हैं, जो मुश्तमिल है। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह से बन सकता है। उस्मान, यही बात कर रहे हो? जी सर, एग्जैक्टली अपनी क्वालिटीज जो है ना, विद इन योर सेल्फ, वही बात की है कि तुम्हारे सही है, अंदर हार्डवर्क आप नहीं करना है तो। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है, वी हैव रिस्पेक्ट डैश आवर लीडर्स। वी हैव रिस्पेक्ट डैश आवर लीडर्स। रिस्पेक्ट फॉर, रिस्पेक्ट फॉर, रिस्पेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फॉर, ऑलवेज फॉलोड बाय फॉर, बात खत्म हो गई। रिस्पेक्ट के साथ हमेशा फॉर ही आएगी। तो रिस्पेक्ट किसकी करनी है? रिस्पेक्ट फॉर आवर लीडर्स। अब फॉर की अगर कोई इमेज बनानी हो तो, जी, रिस्पेक्ट फॉर आवर लीडर्स। रिस्पेक्ट ऑफ और फॉर में कंफ्यूजन होगी आपको। रिस्पेक्ट ऑफ आएगा कि फॉर आएगा? वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। देखो जी, अब यहां पर एक, मैंने अभी आपको बता दिया, आपके ऑप्शन में आएगा ऑफ।
आपको कंफ्यूजन होगी यार, ऑफ आना चाहिए कि फॉर आना चाहिए, बनाए जी, सोचें। सर जी, जब ना किसी को आपने एडमायर करना है, ठीक है हम्म। ना, किसी की आपने रिस्पेक्ट करनी है, तो एडमायरेशन के लिए किसी बड़े को या रिगार्ड करना है, तब जो है ना रिस्पेक्ट फोर लगाना है। अदरवाइज आपने रिस्पेक्ट टू लगाना है, लाइक विद रिस्पेक्ट टू डिजीज मैं नहीं आ सका, उस वक्त टू आएगा। अदरवाइज आपने किसी को रिगार्ड करना है, एडमायर करना है, ठीक है ना, तो तब आपने रिस्पेक्ट फोर लगाना है। हम्म। सही कह रहे हैं। दोबारा बताएं, रिस्पेक्ट टू कब आएगा? मतलब रिस्पेक्ट टू का मतलब ये है कि सर, अगर मैंने मिसाल के तौर पर विद रिस्पेक्ट टू कहते हैं, बिल्कुल समझा, कहते हैं। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू कहते हैं सर। वो ये हम्म। है कि रिस्पेक्ट टू तब लगते हैं कि जब आपने कोई कन्वर्सेशन करनी है किसी से के साथ ना, कि आप आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट, आप ट्रिप पर आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर थिंग्स। मतलब कि कोई बिस्तरा लेके आना है, कोई ट्रिप पे जाना है, तो तब आप वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर जब आपने किसी की एडमायर करना है ना, किसी की हार्ड वर्क को एडमायर करना है कि आई आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, तब आपने फोर लगाना है। हम्म। ठीक है जी। एडमायरेशन के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं रिलेशंस में स्पेशली, तब हम रिस्पेक्ट फॉर लगाते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें देखें कि जब हमने किसी की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे टीचर्स हैं, तो हमने उनकी जब भी रिस्पेक्ट करनी है तो हम उसके लिए वर्ड प्रपोजिशन यूज करेंगे फॉर, ठीक है। अब यहाँ पर आप किस तरह से फॉर को, अब जिस तरह हमें टू को हमने टू बना दिया डबल, फॉर को हम फोर बना दें। आप इसमें जब भी लिखें तो आप अपने जहन में रखें कि वो कौन चार लोग हैं जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। आपके सबसे जो टॉप लिस्ट में होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, फिर आपके टीचर्स होंगे, फिर आपके कोई और रिलेटिव्स होंगे, तीन चार बंदों के नाम लिखें, आपको याद हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट के साथ फॉर किस तरह से कनेक्ट होना है ये आपको मैंने बता दिया। बाकी उस्मान ने बिल्कुल ठीक बात की है। ईडियम्स। अब ईडियम्स कुछ हैं, इनको इनका देखते हैं कि क्या होता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ठीक है। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये आपने याद रखना है कि स्टिच इन टाइम एक वक्त पे लगाया हुआ टांका बेवक्त लगाए हुए नो से बचाता है, ठीक है। एक्टिंग क्विकली प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम लेटर, ठीक है। फिक्सिंग इश्यूज अर्ली सेव्स टाइम एंड मनी। इसका मतलब ये है कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, इसकी कोई एटिमोलॉजी की जरूरत नहीं है, सिंपल सी एक कहावत है। लेकिन इसमें आपने नाइन याद रखना है कि नो टांकों से बचाता है। अब नाइन की कोई एटिमोलॉजी होगी मे बी, लेकिन हमें इतनी जरूर है, इसको हम याद रखें कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि अगर हमने एक टाइम पे लगा लिया टाका तो वो अगर नो से बचाएगा, नो की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा कोई, फॉर एग्जांपल आपका ड्रेस कहीं से फट गया है और उसको आप टांका नहीं लगाते तो वो मजीद फट जाएगा। ये नाइन क्यों आया? ये नाइन इसलिए आया, इसमें एक रिदम क्रिएट करने के लिए। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, अगर इसी की जगह आता 10, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 10, ठीक है, तो वो उसमें वो रिदम नहीं है। चुनाचा इसको सर, बनाने की वाले अदद जी। को दिमाग में रखें, हाँ, 10 की अदद को दिमाग में रखें और उसमें एक स्टिच लगा दे, बाकी 9 बच जाएंगे। सॉरी। ये 10 का जो वर्ड है ना, 10 का अदद, उसको दिमाग में रखें, एक स्टिच लग गया, बाकी 9 बच गए। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, चलो तो जी, बाकी वेरी 9 गुड, बच आपने गए हैं। मसला ही हल कर दिया। ठीक है, 10 में से अगर एक लग गया तो बाकी 9 बच गए, टोटल हमारे 10 होने चाहिए, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं, ठीक है। 0 से 9 तक 10 नंबर्स होते हैं। तो 10 की बात नहीं की, एक लग गया तो बाकी 9 रह गए, ठीक है। लेकिन इसकी जो वजह है वो उसकी रिदम को पूरा करने के लिए उसने 9 का वर्ड आया। व्हाट डज द मीनिंग ब्रिंग आउट? ब्रिंग आउट का मतलब क्या है? ब्रिंग आउट का मतलब इंकशाफ कर देना, किसी चीज को जाहिर कर देना, रिवेल कर देना, ठीक है। या किसी चीज को नोटिस कर देना, नोटिसेबल बना देना, ठीक है। द कलर ब्रिंग्स आउट हर ब्यूटी, ब्रिंग आउट। अब ब्रिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली कैरी करना, कन्वे करना। ब्रिंग का मतलब कन्वे करना, कैरी कर देना। तो आउट का मतलब क्या होता है?
आउटसाइड यानी कि किसी चीज को आउटसाइड कैरी करना, आउटसाइड भेजना। तो कैरी समथिंग इनसाइड टू आउटसाइड, मूव समथिंग इनटू ओपन प्लेस, यानी कि किसी चीज को एक्सप्रेस करना है, इसका ये इस मतलब होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, मीनिंग समझ आ गया। एटिमोलॉजी बताई है मैंने आपको। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, कॉल का मतलब होता है सिर्फ पुकारना नहीं होता, मोबाइल फोन से कॉल मिलाना नहीं होता। कॉल का मतलब होता है डिक्लेयर कर देना। ठीक है, कॉल करना, डिसाइड करना भी इसका मतलब होता है। अब कॉल इट अ डे, इसका मैं किस तरह से समझाता हूँ, करता हूँ तैयार, कि कॉल इट अ डे में अंग्रेज के नजदीक अपने काम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। वो उसी वक्त, उसी तभी किसी अपने दिन को कहेगा कि ये दिन है जब वो अपने काम को पूरा करेगा। तो स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, यानी कि अब उसका डे एंड हो गया है तो उसने काम करना बंद कर दिया है, तभी वो कहेगा कॉल इट अ डे। हाँ, अब ये डे मुकम्मल हो गया क्योंकि मैंने काम करना बंद कर दिया, डे मुकम्मल हो गया। तो अब कहेगा वो कॉल इट अ डे, तभी कॉल इट अ डे कहेगा जब उसको लगेगा कि मैंने अब काम अपना मुकम्मल कर लिया, फिनिश किया। ठीक है, कंसीडर करेगा कि भाई वाकई वर्किंग की है कुछ मैंने। ही वर्कड फॉर 8 hours, सो लेट्स कॉल इट अ डे, अब बस काम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द इडियम वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट का मतलब सिर्फ मुखालिफ नहीं होता, याद रखना। अगेंस्ट का मतलब साथ साथ भी होता है। ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के साथ खड़ा है। वर्क इन अ ग्रेट हरी, यानी कि जब वो क्लॉक के साथ साथ, क्लॉक भी देख रहा है काम भी कर रहा है, क्लॉक देख रहा है बहुत जल्दी में काम कर रहा है उसको, ओहो अब आधा घंटा रह गया, ओहो अब 15 मिनट रह गए, तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी काम करता है। तो वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, वर्क इन अ ग्रेट हरी, डू समथिंग वेरी फास्ट, टाइम लिमिट है। स्टूडेंट्स वर्क अगेंस्ट द क्लॉक ड्यूरिंग एग्जाम। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है बेंडी वर्ड्स, बेंडी वर्ड। बेंडी वर्ड्स क्या होते हैं? बेंडी बेसिकली ये फ्रेंच ओरिजिन है, बेंडर से। बेंडर का मतलब होता था स्ट्राइक करना, यानी कि किसी किसी ने आपको एक मारा है, आप उसको एक और मार दो। या फिर स्पोर्ट्स के दौरान, ठीक है, जिस तरह हम शटल को मार रहे होते हैं, आपने इधर से शटल, जो चिड़ी होती है बैडमिंटन वाली, उसको हिट कर रहे हो, सामने वाला भी हिट कर रहा है, चाहे वो टेबल टेनिस ही क्यों नहीं है, तो वो आप आमने सामने, तो ये होता है बैंडी, इसको कहते थे बैंडी। अब वो बैंडी खेल से निकल के फिर वर्ड्स में आ गया। तो वर्ड्स जब एक्सचेंज हो गए, उसने आपको कुछ कहा, फिर आपने उसको कहा, तो क्या हो गया, आर्ग्यू करना, एक्सचेंज करना। लेकिन ये एक सख्त वर्ड है, हार्श वर्ड के साथ। जब भी आप किसी के साथ अगेंस्ट खेल रहे हो, किसी के साथ गेम खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, तो वो क्या होता है, आपका मुखालिफ होता है और आपने उसको हराना ही हराना है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जब हराना ही हराना है, तो गुस्सा होगा यकीनन, क्योंकि आपका मुखालिफ है, उसको हराना है आपने। द बैंडी वर्ड्स यूनिक डिबेट्स, तो ये कैसे वर्ड, बैंडी वर्ड्स कैसे होते हैं, जब आप किसी भी गुस्से में आर्ग्यू कर रहे हो किसी के साथ। क्लियर हो गई बात। जी जी, गुस्से में। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। अब देखें, इसको ध्यान से समझें। ऑन क्लाउड नाइन, बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। ये इसके असल ओरिजिन का नहीं पता, लेकिन क्लाउड नाइन जो है, ठीक है, क्लाउड नाइन का मतलब ये समझा जाता है कि ये सबसे ऊंचा क्लाउड है, हाईएस्ट क्लाउड है। ठीक है, हाईएस्ट क्लाउड है, सबसे ऊंचा है। तो जो, जब बंदा खुश होता है, जब बंदा खुश होता है तो वो समझता है, तो कहते हैं वो गाना है आई थिंक, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो वो कहता है मैं इतना ऊंचा हूं कि आसमान से भी ऊपर चला गया। तो एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑन क्लाउड नाइन। उर्दू में एक इडियम है, दिल बलियों उछलना, दिल बलियों उछलना, बलियां, बलियां कहते हैं छत, यानी कि दिल इतना ऊंचा उछल रहा है कि जो घर की छत है उससे भी क्रॉस कर रहा है। तो बस वो अंग्रेज ने जो है ना, वो उस छत से भी बहुत ऊपर लेके आसमान की तरफ, क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन, कि आप इतने खुश हो, इतने खुश हो कि, अभी वो गाना है ना,
आज जी। लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? नो सर। कुछ समझ आई एल होगी तो एक ही क्वेश्चन, कुछ समझ आई होगी तो नहीं क्वेश्चन सर, करोगे। आ गई है समझ। अच्छा जी, जो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट है, ये हमारा डिप्टी अकाउंटेंट का जो बैच है वो कंटिन्यू है। अगर आपने किसी को मालूमात लेनी हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैडम आयशा होंगी, से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आई। ये सब इंस्पेक्टर था, ये उसके लिए भी प्रिपरेशन हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब तो उस मैडम से आप डिस्कस कर लेना, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, मैडम से पूछ लेना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहें।